हेलो एवरीवन। एज आई हैव सेड अर्लियर कि जीआरई की जो क्वेश्चंस होते हैं आई विल डिस्कस दैट। इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगी मैं। सो आई गॉट लिटिल लेट एक्चुअली, क्वाइट लेट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो हियर आई एम। तो जीआरई के जो क्वेश्चंस हैं दैट आई हैव सिलेक्टेड हियर, और अलग अलग टॉपिक से हैं, कोई एक टॉपिक के नहीं है। तो नो मैटर आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए ये हेल्पफुल होंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी ये कि नो मैटर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसको यहाँ पे मैच मत करना। वो इस वजह से नहीं, क्योंकि जस्ट टेक इट एज योर प्रैक्टिस। और क्योंकि मैं क्वेश्चंस को जो एमसीक्यूज होते हैं उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो आप इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी इन वीडियोस की जो सीरीज रहेगी जीआरई की वो आप देख सकते हो। तो चाहे जैसे पीजीटी में थोड़े इजी आते हैं, और जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो लेवल होता है वो लिटिल ईजियर होता है इन कंपैरिजन टू यूजीसी नेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट वाले के लिए ये हेल्पफुल नहीं है या और जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। आप इनको जितने भी ये सारे एमसीक्यूज हैं उसको आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यूज कर सकते हो कि अगर कोई भी ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें से अगर एक जो सही है वो क्यों सही है और जो बाकी के 4 गलत है वो क्यों गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। आप तभी एक्सपर्टीज हासिल कर पाओगे in solving the MCQs. You know, solving MCQs is a skill in itself. तो ये प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आपको आइडिया लगता जाएगा। जीआरई के क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैंने इसलिए पिक करे हैं बिकॉज इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझने में आसानी होती है, एप्लीकेटिव होते हैं इन नेचर। तो जो भी मतलब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके एग्जाम्पल, उनकी केस स्टडीज, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। At last, in nutshell, I only want to say this. Okay, let's start with the question. The sound of a sizzling frying pan causes Rodolfo, ये नाम है, to salivate uncontrollably. तो sizzling frying pan का मतलब frying pan में जब कुछ बन रहा होता है तो जो उसकी आवाज होती है that is sizzling. ठीक है, तो वो उसका साउंड सुन के जो रोडोल्फो है इसको सैलिवेशन होने लगता है। ठीक है, यानी इसके लार आने लगती है। द साउंड ऑफ द सिजलिंग फ्राइंग पैन इज, तो यहाँ पे जो सिजलिंग पैन का जो साउंड है वो क्या है। ठीक है, तो यू हैव ऑप्शंस हियर। देखो क्या है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जिससे हमारे बिना किसी कंडीशनिंग के हम डायरेक्ट, वो एक तरह से इननेट कह सकते हो उसको, वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे खाना है, खाने को देख के हमें अपने आप सैलिवेशन होता है, हमें उसके लिए किसी पेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो फूड इज अवर अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, उस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जितनी भी चीजें पेयर्ड होंगी और वो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिजलिंग फ्राइंग पैन है वो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है। किसके साथ वो पेयर है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, दैट इज द फूड, इसके साथ वो पेयर्ड है। ठीक है, इस वजह से हम जो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा सिजलिंग फ्राइंग पैन के लिए वो हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, सिजलिंग फ्राइंग पैन के लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे जो सिजलिंग फ्राइंग पैन है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, दैट एलिसिट्स द कंडीशनड रिस्पॉन्स ऑफ सैलिवेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉर्फीम, इनमें से कौन सा मॉर्फीम नहीं है। तो समझने पहले ये समझे मॉर्फीम एक्चुअली क्या होते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड। ठीक है, एक वर्ड में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्फीम। तो यहाँ पे आपका जो ओ यू है, ऑप्शन नंबर डी, ये कोई मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। ठीक है, इट डजेंट हैव एनी मीनिंग। बाकी ऑप्शन ए में एस जो है डॉग्स में, ये आपका मीनिंग चेंज कर रहा है, सिंगल से प्लूरल बना रहा है, तो इट इज अ मॉर्फीम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में ईडी, ये आपका प्रेजेंट से पास्ट टेंस कर रहा है, लर्न से लर्नड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ मॉर्फीम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा मॉर्फीम नहीं है। ठीक है, तो ओ यू, इट इज नॉट अ मॉर्फीम क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। ओके, अर्नेस्ट वेबर इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ, अर्नेस्ट वेबर ने क्या दिया था इनमें से। ठीक है, द आंसर इज जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस। अच्छा, आप लोग पॉज कर सकते हो वीडियो को, पहले आप अपने आप से आंसर दे दीजिए। सिंस आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, तो आप पहले अपने आप से वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। तो जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस, JND का कॉन्सेप्ट दिया था वेबर ने। JND का क्या मतलब होता है? जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई
that allows them to be perceived as a distinct stimuli. दो स्टिमुलस के बीच में क्या डिफरेंस है कि आपको ये पता चले कि हाँ ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं. अगर मैं आपको 2 रेड कलर्स दिखाऊं तो 2 रेड कलर्स में से कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तभी आप ये बता पाओगे कि हाँ ये दोनों अलग अलग कलर्स हैं. तो वो जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस होगा जो माइन्यूट सा चेंज होगा आपके में दोनों रेड कलर्स के बीच में. इसी तरह जैसे मैं आपको इक्वल पानी दे दूं, ठीक है, दोनों एक थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा गर्म हो, एक थोड़ा सा कम गर्म हो, तो आप कैसे दोनों हाथ डालो अलग अलग पानी में और बताओ कि कौन सा ज़्यादा गर्म है. ठीक है, तो जब वो आप बता पाओगे तो वो जो डिफरेंस होगा कम गर्म में और ज़्यादा गर्म में, तो वो होगा हमारा जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस. ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. फिजियोलॉजिकल जीरो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जीरो इज द टेम्परेचर दैट इज परसीव्ड एज नीदर हॉट नॉर कोल्ड. ठीक है, जो हमारा जो फिजियोलॉजिकल जीरो है कि जब आप पानी में हाथ डालो तो आप ये बोलो कि ना तो पानी ठंडा है और ना पानी गर्म है. ठीक है, वो 0 पॉइंट होगा. अब उसके आगे से पानी गर्म होना शुरू होगा, ठंडा, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उस हिसाब से. मोशन पैरालैक्स क्या है? इज वन वे इन विच डेप्थ परसेप्शन इज परसीव. ठीक है, डेप्थ परसेप्शन का एक मोशन पैरालैक्स है. जैसे आप कार में बैठते हो तो दूर की चीज़ें फास्ट मूविंग दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा मतलब स्लो मूव कर रही होती हैं. जैसे सूरज चांद होता है तो वो हमारे साथ मूव कर रहा होता है. दूर के जितने मतलब पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं. तो दैट इज़ द मोशन पैरालैक्स. ठीक है, और क्या ऑप्शन है इसमें? रिस्पॉन्स बायस, मतलब बायसनेस अगर रिस्पॉन्स में हो तो वो. सब्लिमिनल प्रोसेसिंग, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो सेंसेशन हमारे परसेप्शन से नीचे अगर कोई चीज़ हो जो हमें कॉन्शियसली हम उसको परसीव ना कर पाए, अनकॉन्शियसली जब परसेप्शन होता है तो वो हमारा सब्लिमिनल हो जाता है. ठीक है, डाइकोटिक लिसनिंग टास्क आर यूज टू स्टडी. डाइकोटिक लिसनिंग टास्क हमारी सिलेक्टिव अटेंशन में यूज होती है. सिलेक्टिव अटेंशन का कॉन्सेप्ट था आपका, ब्रॉडबैंड ने मतलब ये यूज किया था डाइकोटिक लिसनिंग को. उसमें क्या होता है कि require the subject to listen to and shadow what they hear in one ear and ignore distracting information that enters the other ear. आपको हेडफोन पहना देंगे, एक ईयर में आपकी एक आवाज़ जाएगी और दूसरे ईयर में आपकी दूसरी आवाज़ जाएगी. आपको सिर्फ किसी एक ही कान में जो आपका बोल रहा है, मान लीजिए लेफ्ट ईयर में आपसे बोला जाए कि लेफ्ट ईयर से आपको जो सुनाई दे रहा है आप उसको रिपीट करिए, और जो राइट ईयर में आपको जो सुनाई दे रहा है उसको इग्नोर करते रहिए. ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्टिव अटेंशन के जब एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें दोनों कान में इन्फॉर्मेशन जा रही है लेकिन हम सेलेक्टिवली एक कान की जो इन्फॉर्मेशन है उसी को रिपीट करना है हमें. तो डाइकोटिक का मतलब होता है दो, डाई मतलब दो. ठीक है, तो वो चीज़ें हैं इस तरह से डाइकोटिक लिसनिंग, यानी दोनों अलग अलग. आई होप इट्स क्लियर. और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. जस्ट अ सेकेंड. स्पॉन्टेनियस रिकवरी हमारे उसकी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की है. गुड कंटिन्यूएशन आपका जेस्टाल प्रिंसिपल में आता है. इकोइक मेमोरी, या जो मेमोरी के टाइप्स हैं, जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है. हैबिचुएशन का मतलब होता है कोई भी इन्वायरमेंट में जब ऐसी चीज़ हो, जैसे एसी जब तक चल रहा होता है तो हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती है, मतलब हमें पता नहीं, ध्यान नहीं देते हैं. जैसे ही एसी बंद हो जाता है तब हमें पता चलता है अच्छा कुछ चल रहा था, तो हमारा ब्रेन क्या करता है वो स्टॉप कर देता है. ठीक है, जो भी अनकंटिन्यू मतलब जो चीज़ें चल रही होती है कंटिन्यूअस होती हैं उन पर हमें ध्यान नहीं दे पाते हैं हम. ठीक है, तो ब्रेन उन चीज़ों को नोटिस करना छोड़ देता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस होती हैं, और ब्रेन ये अज्यूम करके चलता है जो चीज़ें परमानेंट है, कंटिन्यूअस है, वो लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसीलिए जब एसी बंद होता है हमें तब समझ में आता है अच्छा कुछ चल रहा था और वो बंद हो गया है. ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेन कोई भी चीज़ बाहर से उसको नोटिस करना बंद कर देता है, उस पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैबिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोर इन द फेस इफेक्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच. डोर इन द फेस एक परसुएशन टेक्निक है, तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्टली इसको डिस्क्राइब कर रहा है. आप इसको वीडियो पॉज करके पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ के अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपको सही लग रहा है, उसके बाद लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है, दिस इज द करेक्ट वन. अ पर्सन हु रिफ्यूजेस अ लार्ज रिक्वेस्ट इज मोर लाइकली टू कंप्लाई विद अ स्मॉलर रिक्वेस्ट. जो भी इंसान पहले एक लार्ज रिक्वेस्ट को मना कर देता है वो स्मॉलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है. तो ये हमारी डोर इन द फेस इफेक्ट है. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन से पहले एक बड़ी सी रिक्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और वो बड़ी रिक्वेस्ट वो ऑफकोर्स मना कर देगा, उसके बाद आप अपनी छोटी रिक्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, तो वो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेगा. ये होती है डोर इन द फेस टेक्निक. सपोज करिए यू नीड सम मनी, ठीक है, आपको 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो यू गो टू योर फादर, आप अपने फादर के पास जाइए और आप उनसे बोलिए कि 3000 रुपीज़ दे दीजिए, तो वो मना कर देंगे. ठीक है, दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मना कर देते हैं, ठीक है, तो आप अच्छा बोलो अच्छा 3 नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, 1 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, तो
देर आर चांसेस कि वो आपको 1000 रुपीज दे देंगे। अगर आप डायरेक्टली 1000 मांगोगे तो वो हो सकता है वही चीज़ मना कर दे, वो आपको 500 दे, 800 दे, ऐसा कुछ दे। तो ये होती है डोर इन द फेस टेक्निक। आप बड़ी रिक्वेस्ट पहले कर दो, जो वो मना कर दे तब आप उस पर छोटी रिक्वेस्ट करो। इसके अपोजिट होता है फुट इन द डोर phenomena, in which the likelihood of complying with a large request is increased after complying with a small request। आप पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करो, ठीक है, उसके बाद आप बड़ी रिक्वेस्ट करो। तो छोटी रिक्वेस्ट करी, मान लो आपने अपनी सिस्टर है किसी से भी, मतलब पहले 10 रुपये मांग लिए, अच्छा फिर 5 रुपये और दे दो, 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, तो धीरे 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 आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करते रहो। तो वो हो गया आपका फुट इन द डोर फिनोमेना। पहले आप छोटी रिक्वेस्ट मानो, वो मान लेगा, और उसके बाद फिर बड़ी रिक्वेस्ट मांगो। दोनों में ये डिफरेंस है कि डोर इन द फेस में जब आप बड़ी रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। फुट इन द डोर में आप पहले छोटी रिक्वेस्ट करते हो जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखा करो, क्योंकि इस तरह से ही ऑप्शंस में या कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लाइंड स्पॉट रिफर्स टू। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, आप अपना चूज कर लो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द एरिया वेयर द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स विद द रेटिना। वो एरिया जो जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पे कोई भी रॉड, कोई भी कोन नहीं होता है, कोई विजुअल परसेप्शन नहीं होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। A patient confides in his therapist that he is afraid to leave his house and spend time in populated area for fear of having a panic attack and not being able to escape। एक पेशेंट है, वो अपने थेरेपिस्ट को ये बताता है दैट कि उसको घर से बाहर निकलने में डर लगता है। एक पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने से वो घबराता है। उसको ये डर रहता है कि मुझे पैनिक अटैक हो सकता है और मैं वहाँ से उस सिचुएशन से बच के भाग नहीं पाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आपका डायग्नोस कर रहा है इस पेशेंट की प्रॉब्लम को? द आंसर इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज द फोबिया ऑफ ओपन प्लेसेस, ठीक है। द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इज अ क्लासिकल केस ऑफ एगोराफोबिया, ठीक है। जीएडी में क्या होता है कि एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होती है कि मतलब हर चीज से उसको एंजाइटी होगी, किसी एक पर्टिकुलर चीज से एंजाइटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एंजाइटी उसको है, पता है उसे कि किस चीज से है। उसको घर से बाहर जाने में एंजाइटी है, पॉपुलेटेड एरिया में एंजाइटी है, ठीक है। उसको ये डर है कि उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें हैं जिससे उसको डर है, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में वो इंसान कहीं भी रहे, घर में रहे, बाहर रहे, सोए जागे, उसको परमानेंट एक एंजाइटी रहती है, ठीक है। तो वो होगा आपका जीएडी। पैनिक डिसऑर्डर में क्या है? पैनिक डिसऑर्डर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसको सिर्फ फियर है, फियर ऑफ हैविंग अ पैनिक अटैक। उसे ये डर है कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। उसको अभी तक पैनिक अटैक आया नहीं है एज पर द क्वेश्चन, तो पैनिक डिसऑर्डर नहीं होगा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? फियर ऑफ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन से आपको डर लगेगा, उससे उसको फोबिया होगा, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग हो गया या कोई भी ऐसी चीज जो सोशल हो। यहाँ पे कंप्लीटली उसको हर तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एगोराफोबिया इज द प्लेस ऑफ फोबिया ऑफ ओपन प्लेसेस, जहां से बच के जाना आसान ना हो, ओके। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द मेन डिफरेंस बिटवीन द MMPI एंड CPI इज दैट। MMPI और CPI में क्या डिफरेंस है? तो जो CPI है, कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये आप नॉर्मल अडल्ट पे लगा सकते हो, ठीक है। और जो MMPI है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। जो पेशेंट्स होते हैं, क्लिनिकल जो सेटिंग होती है वहाँ पे MMPI यूज होता है। और कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है वो जो नॉर्मल अडल्ट हैं, जो क्लिनिकली नहीं उनको कोई प्रॉब्लम है, उनके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द MMPI एंड CPI, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, तो मैंने ये पूरी PDF बनाई हुई है पर्सनालिटी टेस्ट की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, साइक्विज 1 है आपकी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। एसेस पर्सनालिटी ऑफ नॉर्मल अडल्ट पॉपुलेशन, जो नॉर्मल अडल्ट है, और इसके जो 1/3 आइटम्स हैं वो MMPI से ही लिए गए हैं। बस ये था, MMPI जो है वो आपकी क्लिनिकल सेटिंग के लिए है, और जो CPI है वो आप जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन है या जिनको क्लिनिकली डायग्नोज नहीं है वो उनके लिए आप वहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पेशेंट is diagnosed as having a demyelinating disease, which of the following is likely to occur? अगर एक पेशेंट है, उसकी demyelinating disease है। demyelinating disease का मतलब है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं that is covered with the myelin शीट से कवर होते हैं। तो अगर माइलिन शीट
हट जाती है तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें से एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द डिजीज, जिसमें जो डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सिम्टम है वो होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्लोअर नर्व कंडक्शन टाइम्स। इसका मतलब है, देखो माइलिनेशन क्या हेल्प करता है, माइलिनेशन अलाउस फॉर फास्टर नर्व कंडक्शन टाइम एज द एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम इनसाइड टू फ्रॉम नोड टू नोड अलोंग द एक्सोन। जो एक्सोन में हमारा वो होता है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये हमारा एक्सोन है, ये हमारी माइलिन शीट है, ठीक है। अब अगर ये माइलिन शीट है, अब यहाँ से ये गायब हो जाए, ठीक है, इस जगह पे नहीं हो, अब यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मतलब ये जंप करता है, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल में के टाइम पे यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस है नर्व कंडक्शन है वो ट्रांसफर होता है। तो ये अगर पास पास है या कंटिन्यूअस है तो इन्फॉर्मेशन मतलब माइलिनेशन जो होगा वो फास्ट होगा, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो फास्ट होगा। अगर यहाँ पे देखो गैप है तो ये इस जगह से यहाँ तक जाने में स्लोअर हो जाएगा। अब अगर ये गैप जो है ये बड़ा हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए, जैसे यहाँ पे है एक माइलिन शीट, यहाँ पे है, उसके बाद एक माइलिन शीट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो नर्व कंडक्शन क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे क्या है, स्लोवर नर्व कंडक्शन टाइम्स, फास्टर नर्व कंडक्शन टाइम नहीं होगा, रेट्रोग्रेड डीजनरेशन एंड इवेंचुअल सेल डेथ नहीं होती है, कॉर्टिकल ब्रेन लीजन्स ऐसा भी नहीं होगा। लीजन्स मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन या कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें। रीराउटिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो स्लोवर नर्व कंडक्शन, अगर आपको ये पता हो कि माइलिनेशन का फंक्शन क्या है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे कि माइलिन शीट जो है वो फंक्शन क्या करती है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। Next question is, Albert Bandura claimed that individuals can learn new behavior by observing other people's behavior being reinforced. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल कैन लर्न न्यू बिहेवियर, इंडिविजुअल हम लोग एक नया बिहेवियर को सीख सकते हैं, कैसे, बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, दूसरे के जो बिहेवियर जो रीइंफोर्स हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके। यानी कि अगर आपने ये देखा कि एक बच्चा है, उसने कोई भी कैन है या कोई ट्रैश रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसने डस्टबिन में डाल दिया, ये एक बच्चा दूसरा देख रहा है, और जो वहां पे एक गार्ड मान लीजिए खड़ा हुआ था, उस गार्ड ने क्या किया कि उसको एक टॉफी दे दी कि अच्छा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने डस्टबिन में कूड़ा डाल दिया। तो अब वो बच्चा क्या करेगा कि वो भी जाएगा और जो भी उसके आसपास सामान गंदगी फैली हुई है उसको उठा के डस्टबिन में डाल देगा। तो ये उसने क्या सीखा कि उसने ये देखा कि गार्ड ने उसको मतलब रीइंफोर्स किया, उसको टॉफी दिया या उसकी तारीफ करी, तो इस वजह से वो रीइंफोर्स्ड हो गया, ठीक है, वो मोटिवेटेड हो गया टू डू दैट थिंग। तो इसको बोलते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट, देख कर सीखना, दूसरे को रिवॉर्ड होते हुए देखना और फिर वो काम करना। तो दिस इज कॉल्ड विकेरियस रीइंफोर्समेंट। अगर उस बच्चे को वहां पे डांट पड़ी होती तो वो काम नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए उसने डस्टबिन में से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया होता और गार्ड ने उसको डांटा होता, तो ये काम वो बच्चा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको डांट पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो ग्रुप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना अच्छा वो इंडिविजुअली अकेले परफॉर्म करे, तो ठीक है, अगर वो ग्रुप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड सोशल लोफिंग। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे जो भी मोटिव्स हैं वो फंक्शनली ऑटोनॉमस होते हैं, हमने जिस वजह से जो काम शुरू किया होता है जरूरी नहीं है कि हम अभी भी वही काम उसी वजह से कर रहे हो, ठीक है। एक पर्सन है वो फिशिंग करने जाता था बिकॉज ही वॉज पुअर, उसको अपनी फैमिली का पेट भरना है, इस वजह से वो फिशिंग करता था। बाद में ये ऑलपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑलपोर्ट ने फंक्शनल ऑटोनॉमस का कॉन्सेप्ट जो दिया है उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करते टाइम एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो मान लीजिए अब उसके घर में कोई बच्चा बच्ची जो भी है, ठीक है, वो बड़ा हुआ और उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली फाइनेंशियल, तो अब उस जो पर्सन फिशिंग करता था उसको फिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो फिशिंग करने जाता है, क्यों, क्योंकि अब उसको अच्छा लगता है। तो उसका मोटिव शुरुआत में फिशिंग करना क्या था कि उसको अपनी फैमिली का पेट पालना है, लेकिन अब उसका फिशिंग का पर्पज़ क्या है कि उसको अच्छा लगता है फिशिंग करना, ये उसकी एक हॉबी की तरह हो गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो बंडूरा एसोसिएटेड विद सोशल लर्निंग थ्योरी एंड द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ये बंडूरा की एक आइडेंटिटी है। इन मच ऑफ हिज रिसर्च बंडूरा फाउंड दैट बिहेवियर दैट आर विटनेस्ड could be reinforced. He termed this kind of reinforcement vicarious reinforcement. Okay, so choice B works here. According to Julian Rotter, someone who credits her success to luck and fate is exhibiting a personality characteristic known as. Julian Rotter के according अगर कोई भी person अपनी जो success है उसको luck पे क्रेडिट देता है कि मेरी जो सक्सेस है वो लक की वजह से है, किस्मत की वजह से है,
ठीक है। तो वो उसकी जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो पहले तो आप जूलियन रॉटर की पर्सनालिटी जो उन्होंने डिवीजन किया है वो यही है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और ई अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में अगर वो सक्सेस की क्रेडिट खुद को ले तो वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, अगर वो सक्सेस का क्रेडिट बाहर की तरफ दे रहा है तो वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले वो लोग होते हैं जो जिनको ये लगता है कि उनके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उसमें बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले सोचेंगे चाहे जितनी भी मतलब अपोजिट मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए फिर भी वो उनको ये लगेगा कि मैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो भी है मेरी लाइफ है, मेरी किस्मत है, मैं खुद लिख सकता हूँ, खुद बना सकता हूँ। ऐसे लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना पॉज करके। A child's parent allow her to play video games only after she has completed all of her homework for that night। एक जो बच्चा है, ठीक है, वो तभी वीडियो गेम खेल सकता है जब उसने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया हो। तो ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये क्या है? द आंसर इज प्रीमैक प्रिंसिपल। प्रीमैक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो लेस फेवरेबल बिहेवियर है, लेस फेवरेबल जो एक्टिविटी है उसको आप री इन्फोर्स कर सकते हो किससे? बाय अ मोर फेवरेबल बिहेवियर, बाय अ मोर फेवरेबल एक्टिविटी। तो यहाँ पे लेस फेवरेबल बिहेवियर क्या है? होमवर्क। हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे को होमवर्क करना नहीं पसंद है। और मोर फेवरेबल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो जो लेस फेवरेबल है, ठीक है, वो मतलब आप होमवर्क करो उसके बाद आपको वीडियो गेम खेलने को मिलेगा। तो जो काम आपको पसंद नहीं है आप पहले वो करो, उसके बाद आपको वो काम करने को मिलेगा जो आपको पसंद है। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रीमैक प्रिंसिपल। इसको ग्रैंड मा प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है। Question number next question is which of the following terms refers to an approach to personality that focuses on individual case studies as opposed to groups। तो यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है बट मुझे ये चीज समझानी थी आपको कि आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक क्या होता है। तो आइडियोग्राफिक, आई से आप याद रखो आइडियोग्राफिक एंड आई से इंडिविजुअल। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख पाओगे हमेशा कि आइडियोग्राफिक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल केस स्टडीज को स्टडी कर रहे हो, और नोमेथेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि ग्रुप नॉर्म्स या सोसाइटी पे नॉर्म्स। तो जब हम ये ऑलपोर्ट का क्लासिफिकेशन है नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी पर्सनैलिटी मतलब एक कंप्लीट जैसे कर रहे हो वो आपकी नोमोथेटिक हो जाएगी। ग्रुप या सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे आप कर रहे हो किसी को क्लासीफाई तो वो आपकी नोमोथेटिक हो जाएगी। जब इंडिविजुअली कर रहे हो तो वो आपकी आइडियोग्राफिक हो जाएगी। जैसे बहुत सारी जो आपकी टाइप पर्सनालिटी थ्योरीज हैं, ठीक है, जो पर्सन को टाइप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देती है, ये आप इस टाइप के हो, टाइप ए के हो, टाइप बी के हो, टाइप सी के हो, वो क्या है? वो नोमोथेटिक अप्रोच है आपका। सैंड्रा बेम इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सैंड्रा बेम इनमें से कौन से सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है? एंड्रोजनी। एंड्रोजनी का मतलब ये है, सैंड्रा बेम ने अपनी एक स्केल बनाई थी सेक्स रोल इन्वेंट्री, बेम सेक्स रोल इन्वेंट्री। ठीक है। तो इस पे उन्होंने वो देखते थे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी स्केल्स थी। तो जो भी पर्सन इन दोनों ही स्केल्स पे हाई स्कोर करता था उन लोगों को इसमें एंड्रोजेनस बोला गया। ठीक है। सैंड्रा बेम के अकॉर्डिंग तो वही चीज है ये कि सैंड्रा बेम ने जेंडर रोल्स के ऊपर काम किया था एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं का ही है एंड्रोजनी। ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने उनके सेक्स रोल इन्वेंट्री पे ज्यादा मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी स्केल दोनों में हाई स्कोर किया उनको एंड्रोजनस बोला गया। और कोई ऑप्शन है इसमें? अचीवमेंट, परसुएशन, एग्रेशन, एम्पैथी। ओके। A pollster wishes to know if there is any significant association between political affiliation and favorite sports person team। ठीक है। एक ये जानना है कि क्या पॉलिटिकल अफिलिएशन में और फेवरेट स्पोर्ट्स टीम में कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो विच स्टैटिस्टिक्स शुड बी एम्प्लॉयड टू डिसाइड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ये देखो कि वेरिएबल्स हमारे क्या है? पॉलिटिकल अफिलिएशन और स्पोर्ट्स टीम, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो जब भी हमारे जो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं जैसे कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं या नॉमिनल कैटेगरी के जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जब हम उनके बीच में कुछ स्टडी कर रहे होते हैं तो वो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर आ जाता है। आप वहाँ पे काई स्क्वायर लगाओगे। एनी टाइम यू आर प्लेसिंग ग्रुप्स और इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट नॉमिनल कैटेगरीज। ठीक है। आपके जो ग्रुप्स हैं, आपके जो इंडिविजुअल है, उनको आप नॉमिनल कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तब आप काई स्क्वायर लगाओगे। तो यहाँ पे आपकी जो नॉमिनल डेटा है पॉलिटिकल अफिलिएशन और स्पोर्ट्स टीम, ये नॉमिनल डेटा है आपका, इसलिए आप काई स्क्वायर लगाओगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब है हम ये देखेंगे कि जो मतलब क्या दोनों के बीच में
मतलब कितना ज़्यादा को रिलेशन है, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से पॉजिटिवली या नेगेटिवली को रिलेट करें। टी टेस्ट हम तब लगाते हैं जब हमें दो ग्रुप्स के बीच में ये देखना हो कि वो उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। अनोवा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में ये देखना हो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ओके, Which of the following refers to the tendency of individuals to agree with and accept personality interpretation that are provided? इसका आंसर है द बैरनम इफेक्ट। बैरनम इफेक्ट का मतलब ये होता है, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हाथ देख के बताते हैं और वो जो भी बताते हैं वो सब सही होता है। वो मुझे बताएंगे तो मैं बोलूँगी हाँ सही बोल रहे हो, आपको बताएंगे तो आप भी बोलोगे हाँ सही बोल रहे हो। तो एक्चुअली में क्या है कि वो लोग कुछ ऐसे मोटे मोटी चीज़ें उठा लेते हैं और वो हर इंसान के ऊपर, जैसे एक एज ग्रुप है, ठीक है, 20 से 25 के बीच में फीमेल्स को, वो सबको यही बोलेंगे, ठीक है। 30 से 40 मेन के बीच के जो एज रेंज होंगे उसको वो सबको, क्योंकि उनका सिमिलर एक तरह का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, एक ही पे होंगे, तो सबको वो बोलेंगे और सबको यही लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल मेरे लिए बताया है, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो वो क्या है, वो बैरनम इफेक्ट हो गया, ठीक है। ज़ोडिएक इफेक्ट आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बैरनम इफेक्ट इज स्पेसिफिक नेम, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट आपका जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जो ये देखा गया था, ये रिजल्ट आए थे कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है अगर आप एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हो, लाइट डिम हो, तेज़ हो, शोर हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। अगर आप एम्प्लॉयर्स को ऑब्जर्व करें और उनको ये बात पता है दैट आई एम बीइंग ऑब्जर्व, मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है हॉथॉर्न इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट आई गेस आप सभी को पता होगा, जो अगर हम शुगर पिल्स दे दें और ये बता के दें कि आपको ये ट्रीटमेंट की दवा है तो वो असर करने लगती है। उसके पीछे का जो फैक्टर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है, वो काम करने लगता है, वो ये मान लेता है कि हाँ मुझे इस दवाई से फ़ायदा होगा, इसलिए उनको इस दवाई से फ़ायदा हो जाता है। हेलो इफेक्ट का मतलब ये है कि आपको, जैसे एक आपने पर्सनालिटी ट्रेट आपने उठा लिया, मतलब एक आपका अच्छा इंप्रेशन जब गया तो आप पूरी पर्सनालिटी उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पे कलर कर दोगे, ठीक है। आपके सामने एक आप इंटरव्यूअर हो, मान लो एक कोई आया आपके पास और आपने देखा कि हाँ बहुत अच्छे कपड़े पहने, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो आपको यही लगेगा कि हाँ उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप एक अच्छी पर्सनालिटी अपने माइंड में मेकअप कर लोगे। और एक हॉर्न इफेक्ट होता है, हेलो इफेक्ट का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें आप नेगेटिव एक इमेज बना लेते हो अपने, मतलब अपनी नहीं, जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो उसकी, ठीक है। जैसे आया वो, उसने बहुत रूड तरीके से बोला, अब वो चाहे उसके अंदर लाख क्वालिटीज अच्छी हो, लेकिन वो उसने जब आया तो उसने आपको रूडली विश किया, तो आपके दिमाग में पूरी उसकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब वो चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लें, जितना भी अच्छा उसके क्वालिफिकेशन हो, लेकिन वो अब उसकी इमेज अच्छी नहीं बन पाएगी। दैट इज हॉर्न इफेक्ट, ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज ब्लेमिंग द विक्टिम इज अ प्रोसेस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ब्लेमिंग द विक्टिम, जो विक्टिम है उसी को ही ब्लेम करें, तो इसमें से कौन सा है? द आंसर इज बिलीफ इन जस्ट वर्ड। बिलीफ इन जस्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसे ही होगा, ठीक है। हाउ इंडिविजुअल मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एन अंडरलाइंग एंड ऑफन टाइम एरोनियस assumption दैट गुड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल एंड बैड थिंग हैपेंस टू बैड पीपल। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ बुरा होगा, इसलिए अगर किसी के साथ चोरी हुई है तो उसी की गलती है, ठीक है, मतलब वो बुरा था इसलिए उसके साथ चोरी हुई है। किसी को कुछ रिवॉर्ड मिला है तो वो अच्छा था इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया कि ब्लेमिंग द विक्टिम। अब जरूरी नहीं है कि जैसे किसी के साथ अगर रेप हुआ है या किसी के साथ कोई डकैती हुई है कहीं पे, तो उनकी गलती थी, दूसरे की भी गलती हो सकती है, लेकिन बिलीफ इन अ जस्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट यही है कि जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप विक्टिम को ब्लेम करते हो कि वो ऐसा था इसीलिए उसके साथ इस तरह से हुआ है, ठीक है। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज रिलेटिवली लो वेरिएबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी लो वेरिएबिलिटी है, वेरिएंस जो है वो लो है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। द आंसर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रिलेटिवली लो। तो इसको आपको पहले मैं एक डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे ये आपका एनपीसी है, मान लीजिए हमारा जो वो है स्कोर है, आपको 100 में से बताना है, ठीक है, मतलब 100 में से आपका स्कोर आया और मीन जो स्कोर का है वो 50 है, ठीक है। अब बच्चों के स्कोर 40 से लेके 60 तक ही थे, ठीक है, तो यहाँ बच्चों के स्कोर बस इसी जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एसडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और इस जगह पे हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10। अब यहीं पे मान लीजिए आपके जो स्कोर हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और बच्चों के 100 तक की जाते हैं,
तो अब यहाँ पे जो आपका, अब आप 10-20 तो नहीं करोगे ना, मतलब 50 है, ठीक है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, ठीक है, 90, 100, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा। अब स्कोर कहाँ लाई कर रहे हैं, इस पूरे एरिया में लाई कर रहे हैं। पहले कहाँ लाई कर रहे थे, यहाँ लाई कर रहे थे, ठीक है, अब कहाँ लाई कर रहे हैं, इस पूरे रीजन में लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज रिलेटिवली लो वेरिएबिलिटी, ठीक है, लो वेरिएबिलिटी है अगर डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, वेरिएबिलिटी नहीं है, यानी कि इसमें वेरिएंस नहीं है ज़्यादा, तो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रिलेटिवली लो, जो एसडी है वो लो होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ ज़्यादा होती, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती, तो ये पूरा एरिया होता, तो एसडी हमारा ज़्यादा होता। यहाँ पे क्या है, वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई वेरिएबिलिटी वुड हैव अ लार्जर वेरिएंस एंड लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हाई वेरिएबिलिटी है, उसका वेरिएंस भी हाई होगा, लार्ज होगा, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी लार्ज होगा। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद लो वेरिएबिलिटी वुड हैव अ स्मॉलर वेरिएंस, लो वेरिएबिलिटी होगी तो स्मॉलर वेरिएंस होगा और स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ओके, so this was it for this video. I hope you liked it. Thank you so much for watching.